हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं विथ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अभी हमने पढ़ा एमओए। एमओए के बियॉन्ड आप कोई एक्ट कर रहे हो तो हम उसे क्या नाम देते हैं? आप अपनी पार्ट्स के बियॉन्ड कोई एक्ट कर रहे हो तो हम उसे नाम देते हैं अल्ट्रा वायरस। ये पढ़े इससे पहले मैं आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि सर आपने कंपनी बनाई है, कंपनी में मेंबर्स आ गए हैं। अब कंपनी में कोई भी फैसला लेना है तो उसके लिए कंपनी को डिसीजन लेना पड़ेगा। उस डिसीजन के लिए कंपनी को अपने मेंबर्स से क्या करवानी पड़ेगी? वोटिंग। जब कंपनी किसी चीज को प्रपोज करती है कि हाँ ये करना है, तो उसे कंपनी एक प्रपोजल लाती है, उस पे जो मेंबर्स है वो डालते हैं वोट। और अगर वो वोट पास हो जाता है, वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो हम उसे नाम देते हैं रेजोल्यूशन का। उस डिसीजन को जो पास हो गया उसे हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो सकते हैं दो तरीके के। कौन कौन से सर? पहला है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय डेफिनेशन इन द एक्ट कहता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज अ रेजोल्यूशन वेयर वोट इन फेवर आर मोर देन वोट इन अगेंस्ट। क्या कि अगर कोई रेजोल्यूशन था, उस पे 10 लोग वोट कर रहे थे, तो जो उसके वोट इन फेवर है वो वोट इन अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए। यानी कि सिंपली मोर देन वन हाफ या मोर देन 50% वोट्स शुड बी इन फेवर। यानी 10 लोग वोट कर रहे हैं, तो अगर 6 लोगों ने फेवर में वोट किया तो उस केस में वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बिकॉज इट इज मोर देन वन हाफ। और सर अगर रेजोल्यूशन आया तो लोगों ने वोट किया और वो मोर देन वन हाफ नहीं है, बट एग्जैक्ट वोट हुआ एट 50%, कि 50 लोग कह रहे हैं, 50% लोग कह रहे हैं कि ये पास करो, 50% कह रहे हैं कि इसे पास मत होने दो। तो 10 लोगों ने वोट किया, 10 लोगों ने इन फेवर वोट 10 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 5 लोगों ने इन फेवर वोट किया, 5 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया। तो सर उस केस में क्या रेजोल्यूशन पास होगा? द आंसर इज नो। उस केस में आप फंस जाओगे और इन अ डेडलॉक। डेडलॉक क्यों? क्योंकि 5 मेंबर्स कह रहे हैं कि इसे पास करो, 5 मेंबर्स कह रहे हैं इसे पास मत करो। टोटल मेंबर है 10, तो उसे हम कहते हैं डेडलॉक। फिर सर डेडलॉक में क्या होगा? उसमें कई बार हो सकता है कि अगर आपका एमओए परमिट करे, तो अगर आपकी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट परमिट करे तो आप चेयरमैन को एक कास्टिंग वोट दे सकते हो। बट अभी हमने क्या समझा कि अगर आप कंपनी है उसमें आपको वोट कराना है, तो आप पहले पास करोगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी तब जब आपके वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स इन अगेंस्ट, यानी एटलीस्ट आपको 51% तो चाहिए होगा पास कराने के लिए किसी डिसीजन को, उसमें हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देंगे। दूसरा है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में ये कहता है कि वोट इन फेवर शुड नॉट बी लेस देन 3 times द वोट कास्टेड अगेंस्ट इट। सर अगर एक वोट अगेंस्ट में है तो 3 वोट फेवर में होने चाहिए। इसलिए अगर मैं मानूं कि अगर 100% वोट्स है और 25% बाय सेम रेशो, कि अगर 25% वोट्स मेरे अगेंस्ट है, तो मेरे फेवर में अगर 75% वोट होने चाहिए। तो जब मेरे फेवर में एटलीस्ट 75% वोट होंगे और वो रेजोल्यूशन तब पास हो जाएगा, तो उसे मैं नाम दूंगा स्पेशल रेजोल्यूशन का। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कि ये ऑर्डिनरी मेजोरिटी यानी 51% से पास हुआ। स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि ये स्पेशल मेजोरिटी यानी 71% से पास हुआ। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सर कोई वोट अगेंस्ट में आ ही ना, 100% में वोट फेवर में आ जाए, तो उसे मैं नाम दे देता हूँ एज यूनानिमस रेजोल्यूशन का। तो ये समझने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायरस सिंपली मीन्स बियॉन्ड दी पावर, की कंपनी की पावर के बियॉन्ड जाके आपने कुछ कहा किया तो उसे हम अल्ट्रा वायरस कर देंगे। इसी इट इज एप्लीकेबल टू एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ लीगल पावर्स ग्रांटेड, कि कंपनी को जो लीगल पावर्स दी गई थी, आपने उसके बियॉन्ड जाके कुछ टास्क किया, तो हम उसे अल्ट्रा वायरस का नाम दे रहे हैं। दिस प्रिसपोजेस दैट द पावर इन द नेचर आर लिमिटेड। इसका मतलब यही है कि आपने कंपनी बनाई है, आपने उसको पावर्स दिए, तो वो पावर जो है वो लिमिटेड है बाय इट्स नेचर। दूसरा है इन, और ये कहाँ डिफाइंड होता है? एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में। इट इज फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ
that the object of the company is stated in its memorandum, again can be, और कंपनी इससे डिपार्ट नहीं करनी चाहिए, ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट, की कंपनी, अगेन हमने वो जो पढ़ा था यहाँ पे कि सबसे बड़ी कौन सा है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंडर आता है मेमोरेंडम। तो आपकी कंपनी की पावर्स डिफाइन होगी मेमोरेंडम में, लेकिन उसका स्कोप जो आप मेमोरेंडम में पावर डिफाइन कर रहे हो, उसका स्कोप विल बी लिमिटेड बाय द एरिया कवर्ड इन कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके आप कंपनी को पावर नहीं दे सकते। के बाद में कि अगर उसके बियॉन्ड आपने कोई एक्ट किया, तो उस एक्ट को हम क्या कह जाए देंगे, एज नल एंड वॉइड। तो यहीं पे दिया है, दस नो फर इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर नॉट ओनली ऑफ डायरेक्टर बट ऑल्सो ऑफ कंपनी, कि आपने कोई भी एक ऐसा एक्ट किया जो कंपनी की पावर्स के बाहर था, तो वो होली वॉइड होगा, इनऑपरेटिव होगा, कि उसकी उसे आप एज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे, is therefore not binding on the company on the account of a company can be restrained from employing funds or other sanctions by its memorandum and restrained from carrying different trade unauthorized by it। कि मतलब कि क्या है सर, ये कंपनी है, ये कंपनी कोई ऐसा एक्शन करने जा रही है जो उसका मेमोरेंडम उसे अलाउ नहीं करता, जो उसकी पावर्स के बियॉन्ड है, तो एक्ट हो जाएगा अल्ट्रा वायरस। तो उस अल्ट्रा वायरस एक्ट के अगेंस्ट जो शेयर होल्डर या मेंबर है, वो दो चीजें कर सकता है। पहला, कि कंपनी कोई पैसा खर्च करने जा रही है, किसी ऐसे काम में पैसा डालने जा रही है जो उसके ऑब्जेक्टिव में नहीं है, तो ये शेयर होल्डर जाके इंजक्शन लगा सकता है। इंजक्शन यानी रुको 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 रुको, कंपनी को रोक सकता है उस पैसे को खर्च करने से। या दूसरा केस, कि कंपनी ने पैसा उधार ले लिया कहीं से, कंपनी ने कहीं से पैसा लाया और उस पैसे को उसने इन्वेस्ट कर दिया इन मीटिंग इट्स लॉफुल डेट। कौन सी डेट सर, कंपनी ने पहले कंपनी के पास कोई उधारी थी, अब कंपनी ने अपनी पार्स के बियॉन्ड जाके कहीं से फंडिंग लाई और उस फंडिंग से उसने अपनी उस ओरिजिनल उधारी को पे ऑफ कर दिया। तो इस केस में कंपनी ने तो पैसा पे कर दिया है, और ये जो नई फंडिंग कंपनी लाई है अपनी पास के बियॉन्ड जाके, वो केस को अगर हम नल एंड वॉइड माने, तो ऐसे तो कंपनी फ्रॉड कर सकती है। उस केस में क्या होता है, उस केस में जो आप कंपनी ने अपनी पार्स के बियॉन्ड जाके जो पैसा लाया है टू मीट इट्स लीगल डेट, तो उस केस में जिस पर्सन से ये पैसा आ रहा है, उस पर्सन को हम कंपनी का एज अ डेटर मान लेते, और ये जो पैसा आपने खर्च कर दिया है ना इस पर्सन का, वो उस डेटर की उधारी है जो आप कंपनी को लौटानी पड़ेगी। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि क्या, कि अगर कंपनी अपने फंड्स को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रही है, किसी और ट्रेड एक्टिविटी के लिए जो उसका मेमोरेंडम ऑथराइज नहीं कर रहा है, आप उसे रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब द इम्पैक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है, कि अल्ट्रा वायरस एक्ट के लिए ना तो आप कंपनी को सू कर सकते हैं, ना कंपनी के अगेंस्ट कोई उसे कोर्ट केस कर सकता है। उसके बाद में कि क्यों, क्योंकि मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो पावर देता है कंपनी को, और हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसने ये डॉक्यूमेंट तो पढ़ा ही होगा। और उसके बाद अगर आप कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ने के बाद भी जानबूझ के कोई ऐसा, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपने वो पढ़ लिया है, तो अगर आपने कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ा है और उसके बाद आप कंपनी के साथ किसी ऐसे ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो अल्ट्रा वायरस है, कंपनी के पार्ट्स के बियॉन्ड है, तो वो गलती आपकी है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हम लीगली इन्फोर्स नहीं होने देंगे। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि क्या है, कि if you have supplied goods or performed service on such contract or lended money, you cannot obtain repayment or recovery on the money lent। कि अगर आपने कंपनी को पैसा दिया या कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया किसी ऐसे एक्ट के लिए जो कंपनी के पार्ट्स के बियॉन्ड था, तो ना तो आप उस पैसे को रिकवर कर पाओगे, ना मनी जो आपने लेंड किया, ना आप उस पैसे को रिकवर कर पाओगे। पर एक स्पेशल केस, बट अगर आपने मनी एडवांस दिया है कंपनी को, नॉट बीन स्पेंड, कि आपने पैसा, जो हमने पहले बात की थी कि आपने पैसा दिया है कंपनी को और ये पैसा जो है कंपनी ने अभी खर्चा नहीं है, तो उस केस में आप कंपनी को उस पैसे को खर्च करने से रोक सकते हो, कि सर आप ये पैसा रिकवर तो नहीं कर रहे हो,
लेकिन आप उस कंपनी को उस पैसे को यूटिलाइज करने से रोक दे रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो पैसा कंपनी ने खर्च कर दिया है टू मीट इट्स लॉफुल डेट, कंपनी ने वो पैसा खर्च कर दिया है टू मीट इट्स लॉफुल डेट, तो उस केस में आप क्या बन जाओगे, कंपनी के डेटर, और फिर आप वो कब पैसा कंपनी से ले पाओगे। वही चीज यहाँ पे दी गई है। पार्टिंग अवे मीन्स ऑफ इंजेक्शन से आप रोक सकते हो। इट इज बिकॉज कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि भाई ओरिजिनल लैंडिंग ऐसा क्यों कर पा रहे हो, आप इंजेक्शन क्यों लगा पा रहे हो, आप कंपनी को पैसा खर्च करने से क्यों रोक पा रहे हो? सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो अल्ट्रा वायरस रहेगा, तो इसमें जो पैसा दिया गया होगा उसकी ओनरशिप भी कंपनी को ट्रांसफर नहीं हुई होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नल एंड वॉइड था। तो ओनरशिप जो ओरिजिनल पर्सन पैसा दे रहा है उसी की है, तो वो अपना ही पैसा खर्च करने से कंपनी को रोक रहा है। समझ रहे हैं? वो चीज यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में है कि लेंडर रिमेन्स द ओनर एंड कैन टेक बैक इट्स प्रॉपर्टी इफ द अल्ट्रावायलेट लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग लॉफुल डेट। तो उस केस में कंपनी का वो जो लेंडर है वो बन जाता है कंपनी का डेटर। ये चीज यहाँ दी गई है। फिर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि सब्सिक्वेंटली आपने कोई चीज सुधार ली, सब्सिक्वेंट करेक्शन। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन क्या है? उससे रिलेटेड प्रोविजन है कि एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बिकम बीइंग वॉइड, कि आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो कंपनी के मेमोरेंडम के बाहर था, वो वॉइड है, कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। समटाइम्स एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी regularized by rectifying it subsequently, कि sometimes an act which is ultra virus can be regularized by rectifying it subsequently, कि कुछ एक्ट्स को आप जो अल्ट्रा वायरस है उनको आप सुधार सकते हो। वो कैसे? कि आपने, देखिए, आपने कोई एक्ट किया जो था अल्ट्रा वायरस दी आर्टिकल। आर्टिकल ने कहा था कि डायरेक्टर 10 लाख तक का लोन बिना पूछे ले सकता है। वहीं पे मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम कह रहा है कि कंपनी 1 करोड़ तक का लोन ले सकती है। तो डायरेक्टर ने 10 लाख की जगह 15 लाख का लोन ले लिया। तो इज इट अल्ट्रा वायरस दी आर्टिकल्स? यस, इट इज अल्ट्रा वायरस दी आर्टिकल। क्या इसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो? यस, इसे आप बाद में रेक्टिफाई कर सकते हो। ये चीज हो सकती है। बट अगर मेमोरेंडम ने कुछ चीज रिस्ट्रिक्ट करके रखी थी, आप उसके बियॉन्ड जाके कुछ कर रहे हो, या आपने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया, तो वो अल्ट्रा वायरस है। क्या आप उसे रेक्टिफाई कर पाओगे? नहीं, आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं। इन सर्टन केसेस, फॉर इंस्टेंसेस, इफ द अल्ट्रा वायरस द पावर ऑफ डायरेक्टर, की डायरेक्टर को कुछ पावर्स दी थी, डायरेक्टर ने उसके बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया, लेकिन वो हमारे मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं है, तो शेयर होल्डर्स उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। इफ द अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, अगर आपने आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके कोई चीज की है, तो आप आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हो। इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट डन इन इरेगुलरली, द शेयर होल्डर्स कैन वैलिडेट इट, कि भाई कंपनी की पावर में तो था, कंपनी लोन ले सकती थी 1 करोड़ तक का, लेकिन इट हैज बिन डन इरेगुलरली, कि डायरेक्टर को होगा कि 10 करोड़ तक का लोन अपने 10 लाख तक का लोन अपने डिस्क्रिप्शन डिसीजन पे ले लो, डिस्क्रेशन पे ले लो, और उसके बियॉन्ड लोन लेना है तो शेयर होल्डर की परमिशन लेना। बट डायरेक्टर ने 12 लाख का लोन ले लिया विदाउट परमिशन ऑफ शेयर होल्डर, तो उस केस में उस एक्ट, वो जो एक्ट था वो इरेगुलरली हुआ था, तो उसे रेटिफाई कर सकता है हमारा शेयर होल्डर। उसके बाद हम आते हैं, द लीडिंग केस विच इज इन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के लिए, वो है एशबरी रेलवे कैरेज लिमिटेड वर्सेस आयरन कंपनी लिमिटेड। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया। दैट इज एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। तो जो हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ रहे हैं, उसमें जो हम केस लॉ रेफर कर रहे हैं, दैट इज एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी एंड आयरन कंपनी, कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। आई डोंट नो व्हाई आई एम फंबलिंग विद दिस नेम, बट समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। इस केस में क्या हुआ था कि एक जो है कंपनी है, एशबरी रेलवे एंड कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। तो एक कंपनी थी, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनी बनाती, टू मेक सेल एंड लैंड एंड हायर रेलवे कैरेजेस, जो रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं वो चीजें ये मैन्युफैक्चर करती।
कैरी आउट बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजन, की गाड़ी के आगे का जो इंजन है वो भी कंपनी बनाती। एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो डब्बा बनाना, इंजन बनाना, उससे रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स करती। ये परचेज कर सकती थी, सेल कर सकती थी और वर्क कर सकती थी माइंस में। साथ ही साथ में ये परचेज और सेल कर सकती थी एज मर्चेंट्स और एजेंट्स, कोल, टिम्बर और मिनरल्स, की ये माइंस में भी काम कर सकती थी, वहां से निकलने वाला कोल, टिम्बर और मैटर भी बेच सकती थी। अब इस केस में क्या हुआ, इस कंपनी ने, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि कौन सी कंपनी के, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर ने गए भाई रिची के पास, कि रिची भाई हमारी कंपनी है, वो रेलवे कैरेजेस बना रही है, इंजन बना रही है, वो माइंस को खरीद बेच सकती है, उनमें काम कर सकती है, उनसे निकलने वाला मिनरल भी खरीद बेच सकती है। तो हम सोच रहे थे क्यों ना ये जो रेलवे कैरेजेस है, वो चलने के लिए कुछ ट्रैक्स भी लगते होंगे, रेलवे की कुछ पटरियां भी लगती होगी, तो हम ये जो ट्रैक्स है, ये ले डाउन करने का, इन्हें ले डाउन करने का भी ऑपरेशन शुरू कर देता है। तो उसके लिए आप हमें कुछ फंडिंग दो। उसके लिए रिची ने इन्हें फंडिंग दी, इस कंपनी को। बाद में कंपनी का केस ऐसा हुआ कि जब ये कंपनी ने रिची को पैसा लौटाया नहीं, तो रिची ने कंपनी को सू कर दिया, यानी कंपनी के अगेंस्ट एक्शन क्लेम कर दिया इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या द कंपनी कैन फर्दर, हम पढ़ते हैं, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची फॉर फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, की रेलवे लाइन भी बनाएगी ये कंपनी। The company further ratified its act of director by passing SR, कि कंपनी ने ये चीज कंपनी कर सकती थी क्या, उसके ऑब्जेक्टिव में था क्या, नहीं, लेकिन कंपनी ने पास कर दिया एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद क्या है, ताकि डायरेक्टर का एक्ट रेटिफाई हो जाए। द कंपनी हाउएवर रिप्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग अल्ट्रा वायरस, फिर बाद में कंपनी को रियलाइज हुआ कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो उस केस में रिची ने कंपनसेशन क्लेम किया एज डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में हुआ क्या, इट वाज कंटेक्टेड कि भाई रिची ने कहा कि सर ये कंपनी रेलवे कैरेजेस बना रही है, ये कंपनी माइंस में काम कर रही है, ये उन माइंस से निकलने वाले कोल टिम्बर को भी परचेज और सेल कर पा रही है, ये मैकेनिकल इंजन्स बना रही है, और जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए एलिजिबल है। मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में रेलवे लाइन भी इंक्लूड होगा, ये रिची का पर्सपेक्टिव था। तो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकती और उसे डैमेजेस मिलने चाहिए। वहीं पे ये जब कोर्ट केस हुआ, तो वहां पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि सर ये जो वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे आप पढ़ो इन रिलेशन टू द बिजनेसेस और द ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड, कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट को मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियर इंजन मैन्युफैक्चर करने के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ूं, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी कर पाएगी वो किस रिलेशन में होंगे, कैरेजेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैकेनिकल इंजिन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पार्ट्स खरीदना बेचना के जो कॉन्ट्रैक्ट है, या सर्विसिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, उन्हें मैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में लूंगा। और ये जो आप सेपरेट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हो ना, वो चीज इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में नहीं आएगी। तो वही चीज यहाँ पे गई है। His contention was that the contract was selling within the meanings of general contract, किसका, रिची का। Hence, the contract was within the meanings of general contract and within its power. Moreover, it has been ratified by majority of shareholder, कि भाई रिची तो कह रहा है कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में भी है और कंपनी की पावर में भी है, प्लस मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने इसको रेटिफाई भी किया है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, कि कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड है। क्यों है, इट वाज सेड दैट द जनरल कॉन्ट्रैक्टर was associated with mechanical engines, कि आपने मैकेनिकल इंजन्स के कॉन्टेक्स्ट में उसे पढ़ना है। Hence, it is to be treated in conjunction with the company's main business. If the term general contracts was not interpreted so, it would authorize company in making contracts of any kind or every kind, कि कंपनी चाहे तो दूसरे तरह की, अगर आप उसे कंपनी के मेन बिजनेस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हो, तो कंपनी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी फिर, जैसे कि इंश्योरेंस के बिजनेस में एंटर हो जाए,
हो सकती है कंपनी, जो कि उसका मेमोरेंडम उसे अलाउ नहीं कर रहा है। इसलिए जो वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसे उसके मेन बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ना, और रिची भाई साहब ये केस हार गए। तो इससे हमने क्या पढ़ा, इससे हमने ये कंक्लूड किया कि एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कि अल्ट्रा वायरस एक्ट कभी भी कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होता है। इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस बाय रेटिफिकेशन, कि अगर आपने स्टॉपेल लगा दिया, आपने समय बीत गया, या आपने रेटिफिकेशन कर दिया, जैसे इस केस में हुआ था, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई किया था उस एक्ट को, तो भी अगर वो एक्ट ओरिजिनली अल्ट्रा वायरस है तो वो नल एंड वॉइड रहेगा, वो कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होगा। उसके बाद कुछ खास पोजिशंस क्या है, कि द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी समड अप। इसकी समरी ये है कि व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड थ्रू लीगल इन इटसेल्फ बट नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, कि अगर आपने कोई एक्ट किया जो लीगल तो है लेकिन आपका एमओए ऑथराइज नहीं कर रहा है, तो उसे हम नल एंड वॉइड कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है। द एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, भले ही 100 पर एक बार अल्ट्रा वायरस एक्ट हुआ, वो नल एंड वॉइड है, वो नल एंड वॉइड ही रहेगा। अब भले ही आपकी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भी कंसेंट दे दे, तो भी वो क्या रहेगा, नल एंड वॉइड। क्यों? क्योंकि आपका मेमोरेंडम उसे ऑथोराइज नहीं कर। दूसरा है एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस की डायरेक्टर, कि आपने डायरेक्टर को कुछ पावर दी थी, उस डायरेक्टर ने उस पावर के बियॉन्ड कुछ काम कर दिया, लेकिन वो काम करना अलाउड था, विच इज इंट्रा वायरस दी कंपनी, लेकिन वो काम करना, जैसे हमने कि देखा था केस में, कि हमने क्या कहा, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा कि कंपनी लोन ले सकती है 1 करोड़ तक का, कंपनी को लोन लेना अलाउड था टू दी एक्सटेंट 1 करोड़। हमने आर्टिकल में लिखा कि डायरेक्टर जो है 10 लाख तक का लोन ले सकता है विदाउट परमिशन। अब डायरेक्टर ने लोन ले लिया 12 लाख का, तो ये जो एक्ट हुआ ये अल्ट्रा वायरस भी डायरेक्टर हो गया। हाँ जी, कंपनी उसके पास 10 लाख तक का लोन लेने की पावर थी विदाउट अप्रूवल, उसने लोन ले लिया 12 लाख का। तो इस केस में लेकिन वो 1 करोड़ के अंदर तो है, वो मेमोरेंडम तो अलाउ कर रहा था उस अमाउंट के अंदर तो है, बट इंटर इसलिए वो है इंट्रा वायरस दी कंपनी कैन बी रेक्टिफाइड बाय मेंबर्स थ्रू पासिंग अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो इस एक्ट को अगर हमें ऐसे एक्ट को जो कंपनी के पास के अंडर है लेकिन डायरेक्टर के पास के बियॉन्ड है, उसे चाहे तो मेंबर्स जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कोई ऐसा एक्ट जो कंपनी के ही बियॉन्ड है, कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, अल्ट्रा वायरस की मेमोरेंडम है, तो वो अल्ट्रा वायरस रहेगा, उसे आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस दी आर्टिकल इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय, अगर आर्टिकल के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट हो रहा है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए आप आर्टिकल अल्टर कर सकते हैं थ्रू एन स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, जो चीज हम देख चुके हैं। However, the disadvantage of doctrine outweighs its main advantage, namely to provide a protection to shareholder and creditor। इस सर ये डॉक्ट्रिन हमने लाई थी ताकि शेयर होल्डर और क्रेडिटर को प्रोटेक्शन मिल सके, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो इसके एडवांटेजेस को ओवरटेक कर ले रहा है। कैसे? ऑल्दो इट मे बी यूजफुल टू मेंबर्स इन रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्टर, कि भाई शेयर होल्डर डायरेक्टर को कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट करने से रोक सकता है, लेकिन it is only a nuance in so far as it prevents the company from changing activities in direction which is agreed by all। कि भाई कि ये सिर्फ प्रिवेंट कर रहा है कंपनी को अपनी एक्टिविटी चेंज करने से इन डायरेक्शन विच इज एग्रीड बाय ऑल। Again, the purpose of doctrine of ultravirus has been defeated now as the objective clause can easily be altered by passing SR। कि भाई आपने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस लाई क्यों? ताकि जो शेयर होल्डर है या जो क्रेडिटर है वो कंपनी को किसी भी ऐसे अल्ट्रावायरस एक्ट को करने से उसके डायरेक्टर्स को रोक सके। लेकिन ये प्रोविजन डिफीट हो जाता है क्यों? क्योंकि अगर कल को जाके कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक एसआर पास किया, कंपनी का मेमोरेंडम ही चेंज कर दिया, तो इस डॉक्ट्रिन को डिफीट कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि कोई चीज कंपनी के मेमोरेंडम के पार्स के बाहर थी, आपने मेमोरेंडम चेंज किया, वो कंपनी के पार्स के अंडर आ गई। तो ये चीज थी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जिसे हम जब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब एक बार रिवाइज करते हुए साथ में पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक और डॉक्ट्रिन खत्म होती है। अब अगली चीज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।